अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इजाज़ मोहम्मद हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले जो धमाका हुआ था उस धमाके में आपने इस चीज़ को ज़रूर समझ लिया होगा कि फेज़ का क्या मतलब होता है, फेज़ डिफरेंस का क्या मतलब हो सकता है, इन फेज़ का क्या मतलब हो सकता है। और फेज़ डिफरेंस का मतलब है आउट ऑफ फेज़ हैं तो लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, जो कुछ भी है। उस धमाके से सबक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मगर आज के इस टॉपिक में इधर से एक ज़बरदस्त सीरीज जारी होने वाला है, कमाल है। एक समझ लीजिएगा एक इंतहाई सीन चल रहा होगा जो कि ना ख़त्म होने वाला होगा, चैप्टर के तारीफ एंड तक जाएगा। हमने बेसिकली डियर स्टूडेंट याद रखिए वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। इस वोल्टेज और करंट का अगर आपने फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो इस वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप हम क्या देखेंगे, हम एकरास आर भी देखेंगे, यानी कि रेजिस्टर के एकरास भी देखेंगे, इंडक्टर के एकरास भी देखेंगे, कैपेसिटर के एकरास भी देखेंगे। वजह सिंपल सा है, जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट याद रखिएगा डायरेक्ट करंट इज कंट्रोल बाय रेजिस्टर्स। हम डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर। मगर जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो करंट इज नॉट ओनली कंट्रोल बाय रेजिस्टर, इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर खुद अल्टरनेटिंग करंट के लिए एज ए रेजिस्टर का काम करता है। अच्छा, ये तो हमारे लिए नई नई खबर है, टेंशन मत लो, इन सब को हमने वेरीफाई करना समझना है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट ना सिर्फ हम एकरास आर देखेंगे, हम एकरास इंडक्टर भी देखेंगे, एकरास कैपेसिटर भी देखेंगे, फिर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में रख के देखेंगे, रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में रख के इनका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, फिर तीनों को सीरीज में रखेंगे, फिर कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, तीनों को पैरेलल में रखेंगे, फिर तीनों को कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, आखिर में जाके इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, ये सब के सब इस मकसद के लिए कर रहे हैं। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है हम शरारत यहाँ पर करेंगे समझने के लिए वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। हम जो एसी थ्रू रेजिस्टर देखेंगे। हम हर जो टॉपिक इधर से अभी आपको मैंने बताया था उन सब में वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप भी हमने फाइंड आउट करनी है, हमने इनका रेजिस्टेंस भी ऑब्टेन करनी है, हम इनमें टोटल पावर लॉस कितना होता है वो पावर लॉस भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये तीन चीज़ें हम हर लम्हे फाइंड आउट करते फिरेंगे। यानी कि फेस डिफरेंस, फेस रिलेशनशिप, फेस डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज और करंट का, और साथ साथ हम पावर भी फाइंड आउट करेंगे, और साथ साथ ज़हन में रख लीजिएगा हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसी थ्रू रेजिस्टर। जब हम एकरास रेजिस्टर देखेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रेजिस्टर होगा, उसको हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यकीनन इसके एकरास पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इधर से करंट पास हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एसी वोल्टेज कहलाएगा, और इधर से जो करंट पास हो रहा होगा उसको अल्टरनेटिंग करंट का नाम देंगे। समझ में आ गया। तो हमने जब भी किसी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप निकालनी हो तो इससे पहले वाला जो टॉपिक है फेस और फेस डिफरेंस वाला, वो आपने एक दफ़ा पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती, उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में आसानी। वो एज ए बुनियाद ना, एज ए फाउंडेशन का काम कर रहा होगा, बेस है वो हमारे लिए। और आप अभी तक सिर्फ यही लेक्चर देख रहे हैं, वो पहले तो देखे ना, चले ठीक है। ऐसी थ्रू रेजिस्टर, तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ना हो तो हमने एज ए रेफरेंस क्वांटिटी किसी को लेना होता है। तो आप वोल्टेज को लें, करंट को लें, लिया दोनों को जा सकता है, मगर हम मुनासिब किसी चीज़ को हमेशा लेंगे। इधर अगर रेजिस्टर में देखें तो हम यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो करंट पास होगा। इसीलिए हम समझते हैं, हमें लगता है कि हमें वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर ले लेना चाहिए। अब आप ये भी पूछें कि वोल्टेज को जो है ना एज अ रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है अगर किसी क्वांटिटी को आप रेफरेंस लेते हैं तो जिस क्वांटिटी को आपने रेफरेंस लिया होगा उसको एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में लिखें, उसी फॉर्म में लिखें जो आपने इससे पहले एसी जनरेटर वाले टॉपिक में किया है। यानी कि अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखें। अगर आप करंट को रेफरेंस लेते हैं तो उसको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखें। मगर जब आप किसी दूसरे को इनके रेस्पेक्ट से, रेफरेंस के रेस्पेक्ट से देते हैं तो उसमें +5 भी हो सकता है ओमेगा टी के साथ, -5 भी हो सकता है।
जो कि इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें हमने कर रखा है। तो बहरहाल जो भी है, हमने वोल्टेज को एज ए रेफरेंस के तौर पर लिया है, तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। इसको हमने एज ए रेफरेंस लिया है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने ब्लैक में शो किया है ना, वो हमारा रेफरेंस क्वांटिटी है जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। यह हमारा वोल्टेज है। जो रेफरेंस होगी वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम करंट देखते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप निकालनी है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये इंतहाई अहम लॉ जिसे हमने ओहम लॉ का नाम दिया है। ओम्स लॉ से आपको पता लगता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई किसके इक्वल होगा? V अपॉन आर के बराबर होगा। मेरे ख्याल में V और I का क्या फेस रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो आपको इसी ओहम्स लॉ से ही पता लगता है। आज के जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। I इज इक्वल टू V अपॉन आर है, तो आप देखिए ये जो रेजिस्टर है ना, इसकी वैल्यू तो रहता है हमेशा फिक्स, ये तो नहीं चेंज होने वाला। करंट कम ज्यादा होने से इसके रेजिस्टेंस ऊंच नीच कर, बिल्कुल गलत, फिक्स ही रहेगा। आर की वैल्यू अगर फिक्स रहेगा तो करंट टोटली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? आपको नजर आ रहा है, आई टोटली वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से ही हमें थोड़ा अंदाजा हो रहा है, V की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगा। V की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। V की वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा तो करंट की वैल्यू भी नेगेटिव में होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब है इनका हो सकता है कि फेस में कोई डिफरेंस ही ना हो। कैसे होगा, इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फर्स्ट कर, ये तो वोल्टेज है, करंट को मैं यहाँ पर शो करता हूँ इसी रिलेशन के रेस्पेक्ट से। V की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगा। यानी कि Y एक्सिस में हम इस दफा 3 क्वांटिटीज को रखेंगे, वोल्टेज को भी रखेंगे, करंट को भी रखेंगे और पावर को भी रखेंगे। तो खैर फिलहाल आप वोल्टेज और करंट को ले, तो वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगा। वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। वोल्टेज अगर नेगेटिव में मैक्सिमम होगा तो करंट भी नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। और वोल्टेज की वैल्यू अगेन 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगा। फिर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें ना, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बननी चाहिए। यस 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 यस, यह हमारा करंट का ग्राफ है, जहन में रखना। यह हमारा वोल्टेज का ग्राफ है जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ। गुस्सा तो नहीं है ना? कोई चारा भी नहीं, कसम से। मैं इधर हूँ, आप उधर हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? एनीवे, ये वोल्टेज और करंट का जाहिर करता है। तो आप जरा देखें फेस में क्या डिफरेंस आ सकता है। वो हम, क्योंकि एक्स एक्सिस में टाइम और इसी एंगल को हम फेस कहते हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी 0 डिग्री पर है, करंट भी 0 डिग्री पर है, तो डिफरेंस निकालें इन दोनों का 0 ही होगा। यहाँ पर वोल्टेज अगर 90 डिग्री पर होगा तो करंट भी 90 डिग्री पर है, लगता है यहाँ पर भी जो है ना 90 माइनस 90 डिफरेंस निकालेंगे तो 0 है। यहाँ पर दोनों 180 पर है तो 180 माइनस 180 निकालेंगे 0, 270 फिर 0, 360 0। इसके बीच में कोई से भी आप एंगल ले लें, हर पॉइंट पर कोई से भी पॉइंट ऐसा, कोई से भी टाइम ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर इनका डिफरेंस 0 ना आता हो। हम कह सकते हैं इसका मतलब वोल्टेज और करंट का फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। नो फेस डिफरेंस मींस इसे क्या नाम दिया जाता है? इन फेस है। क्या क्या इन फेस है? वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस है। यहां पर मैं लिख सकता हूं नो फेस डिफरेंस। किन के बीच? बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेस में डिफरेंस मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद ये समझ में आया होगा। अब हमने इसको लिटिल बिट एक्सपेंड किया है तो डायरेक्ट यही फॉर्मेट ही बन रहा है जो ऊपर है। देखिए मैंने V को मैंने क्या कर दिया, इस V की जगह पे ये रिलेशन पुट कर दिए, तो V की जगह पे V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। आपको पता है V नॉट अपन R को करंट कहना चाहिए, मगर V मैक्सिमम है तो करंट को भी मैक्सिमम, जिसको मैंने नॉट से रिप्रेजेंट किया है, I नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी होगा। तो फेस रिलेशनशिप जब हमने वोल्टेज और करंट का निकाला तो रिजल्ट ये है कि ये दोनों इन फेस है। इन फेस होने का मतलब है कोई फेस में डिफरेंस ही नहीं है। नो फेस डिफरेंस, 10 नहीं 9। अच्छा वो वाला 9 नहीं था, सॉरी, कोई भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर नो फेस डिफरेंस होगा। तो ये एक छोटा मोटा सा शरारत था जो हमने कर लिया। अब हम पावर लॉ से क्रॉस
रेजिस्टर निकालेंगे। आपको पता है कि पावर का कई फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू आई वी होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर होता है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन डी होता है। क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें पावर लॉस को भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट देखना चाहिए। अब यहाँ पर वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है हर लम्हे फिक्स है या चेंज कर रहा है, हर लम्हे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फिर बेशक हम पावर को इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज लेंगे, हमें उसका एवरेज वैल्यू ले लेना चाहिए। कैसे लेंगे देखें, यहां पर मैं इसलिए तस्करा करता हूं, द एवरेज पावर लॉस, द एवरेज पावर लॉस across in a resistor is, देखें पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना, आई वी, आई वी याद रखिएगा, आई और वी। तो पावर का जो रिलेशन है आई इंटू वी के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मगर क्योंकि हमें तो इसका एवरेज लेना है, आई फिक्स नहीं है, वी फिक्स नहीं है, हर लम्हे चेंज हो रहा है, उसका एवरेज का ये साइन ज़हन में रख लीजिए, ये सिंबल जब भी आपको इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखा गया हो तो उसका मतलब इसको जाहिर करते ये एवरेज पावर है। चलें इस एवरेज पावर को मैं पी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई मसला नहीं है, इस पी डेफ की कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इक्वल टू, देखें मज़े की बात है, इक्वेशन नंबर ए से हमें आई की वैल्यू भी मालूम है और इक्वेशन नंबर सी से ए से हमें वी की वैल्यू मालूम है, सी से हमें आई की वैल्यू मालूम है। तो आई के जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देना, आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू वी के वजह आपने क्या लिख देना है, वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज। अब देखिए कांस्टेंट का आप एवरेज लेंगे तो फिर वही आ जाएगा, इससे बेहतर है कि इसको कान पकड़ के बाहर निकाल दे, इस आई और वी नॉट को बाहर निकाल दे, एवरेज साइन के साथ ना रखे, आई और वी नॉट को अंदर रखे, तो इधर भी साइन ओमेगा टी, इधर भी साइन ओमेगा टी, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा एवरेज पावर लॉस है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन था जो कि हमने पावर लॉस से क्रॉस आर में फाइंड आउट कर दिया। इजीली आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाले एक टॉपिक में भी जो है ना समझाया था, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसकी वैल्यू किन किन के वर्सेस जो है ना वेरी करता है। सबसे पहले पावर का ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। पावर निकालेंगे तो देखें पावर इज इक्वल टू, अभी आपको बताया आई और वी का प्रोडक्ट होता है। आई और वी का प्रोडक्ट का मतलब फिर इधर करंट की वैल्यू जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो होगा, तो पावर भी जीरो हो जाएगा। इधर वी की वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम होगा। तो फर्ज कर मैं पावर को इधर कहीं शो करता हूँ, यहाँ पर दोनों जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ठीक है ना। अब इधर से नेगेटिव वाला, इसका मतलब हमारा ग्राफ ना पावर का यूं बनेगा, देखें ऐसा पावर का ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव में बनेगा, पॉजिटिव पी में बनेगा, वो भी ज़रा देख लेना है। अब यहाँ पर करंट भी नेगेटिव में है, वोल्टेज भी नेगेटिव में है, इसका मतलब फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो पावर का जो ग्राफ है, इधर मैक्सिमम नेगेटिव है, इधर भी मैक्सिमम नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम बनेगा। तो हमारा जो ग्राफ है ना पावर का कुछ इस तरह से बनेगा। वाह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना, मज़ा आ गया। देखो ये पावर का ग्राफ है, इसका मतलब ये हुआ पावर का कम से कम वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ये आपको पता है एक नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। कम से कम वैल्यू इसका 0 है, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम इसको 1 का है। नेगेटिव में आ ही नहीं रहा, अगर नेगेटिव में आ रहा होता तो उसका आप एवरेज ले लेते तो 0 होता। इससे पहले वाले टॉपिक में आपको मैंने तफसील से समझाया था। इसका मतलब इसका कम से कम वैल्यू क्या होगा, 0, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू क्या होगा, 1। 2 मरतबा करने से 1/2 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। तो ये जो रिलेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू 1/2, इसीलिए मैंने किया है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें, या इसको 1/2 करें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा आप ज़रा बताएं कि क्या इसको यूँ, देखो हम बड़ा शरारती लोग हैं, मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स वाले ना बड़ा शरारत करते हैं, इसको क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ,
गौर करें, आप भी जरा सोचें ना, मैं क्या सिर्फ सोचता फिरूं। तो जरा देखें 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं मेरे ख्याल में। √2 इंटू √2 करेंगे ना तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर होगा, और आपको पता है इन दोनों का आपस में नहीं बनता है, कैंसिल आउट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा 2। इसका मतलब आप इस दो नंबर को सॉरी ये नंबर 2 है ना, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। मगर थोड़ा आपको पता चल भी गया होगा ऐसा मैंने क्यों किया। आपको मालूम है I0 डिवाइडेड बाय √2 को हम IRMS कहते हैं, एंड V0 डिवाइडेड बाय √2 जो कि 70% ऑफ जो पीक वैल्यू है ना, उसको आपको पता है VRMS कहते हैं। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं P = IRMS इंटू VRMS। तो ये हमारा पावर का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पावर ये है ना, तो ये 100% है, तो 70% मेरे ख्याल से ये इसका एवरेज पावर जाहिर करेगा। देखिए ये एवरेज पावर PAVG लिखता हूँ। ये क्यों किया पता चल गया होगा, क्योंकि RMS में आ रहा है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो 70% जो करंट है वो पावर है वो हमारा ये होगा। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया है जो कि इससे रिलेटेड था। फेज डिफरेंस होना एक चीज़ मेरे हाथ से मेरे जहन से निकल गया, तो वो भी यहाँ पर करना ज़रूरी है। इसको आप फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। जिसको आपने रेफरेंस लिया है वो हमारा वोल्टेज था, करंट भी उसी में है, मगर करंट का पीक को मैंने ज़्यादा शो किया हुआ है तो ये वोल्टेज को जाहिर करता है करंट। दो आप एरो हेड बनाएं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा तो समझ लीजिएगा इनका फेस में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये करंट को जाहिर करता है, ये वोल्टेज को। जब भी ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल आपको कहीं पर नज़र आ जाए जिसके हवाले से हमने बात भी बहुत ज़्यादा करते रहना है, तो समझ लीजिएगा इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में कोई जो है ना फेस में डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है एसी थ्रो रजिस्टर आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह एसी थ्रो फिर कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, फिर एसी थ्रो इंडक्टर भी पढ़ेंगे, फिर इनका कंबाइन इफेक्ट भी देखेंगे। ये सारा का सारा चीज़ आपको जो है ना समझने को मिलेगा। चैप्टर नंबर जो 16 है, ये 15 जो कुछ भी है, ये बहुत ही जो है ना मुश्किल चैप्टर समझा जाता है सेकेंड ईयर में, मगर मुश्किल यकीनी बात है नहीं है। इसके लिए समझना हो तो आपको जुड़ के रहना पड़ेगा हमारे साथ साथ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकता है, इंशाल्लाह ताला आपको फौरी इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ इस चैनल को जो है शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आप प्रोपेगेट करें जितना आप आइडियल फिजिक्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में, जेनरली नेगेटिव में नहीं, तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।